हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये GS2 लेक्चर सीरीज का 7वां नंबर लेक्चर है। इससे पहले जो भी वीडियोज आए हैं, आशा है कि आप सब लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा और उसके नोट्स बना लिए होंगे। इनकेस अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के वीडियो देख लीजिए और इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। आपको GS2 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे चैनल पे, उसको जरूर से आप बुक मार्क कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, एक बात और, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसको शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आज का जो ये टॉपिक है IPC सेक्शन 124A सेडिशन से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में मैंने इसकी बात करी थी जब हम ये देख रहे थे कि आर्केइक लॉ है, पुराना लॉ है, तो उस टाइम पे हमने इस सेक्शन की चर्चा की थी। हालांकि ये सेक्शन सेडिशन का जो ये है ये बहुत मुद्दे में रहता है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना कम ही है। इसलिए मैं बहुत छोटू सा लेक्चर लेके आया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर आ जाए। ठीक है, कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाए कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप कुछ ना कुछ जरूर लिख सकें। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। तो IPC सेक्शन 124A में कहा क्या गया है, देखिए सबसे पहले तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये सेडेशन से रिलेटेड लॉ है। ठीक है, सीधी सी बात है, सेडेशन देशद्रोह। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या कहते हैं कि इसमें होता क्या है, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होती है। तो उसका जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि हु एवर बाय वर्ड्स either spoken or written or by signs or by visual representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished with life imprisonment। पहली बात ये कि आपको ये याद रखना चाहिए कि इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होती है। देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने शब्दों से या बोलकर या लिखकर या किसी इशारे द्वारा, किसी साइन द्वारा, ठीक है, या फिर किसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन द्वारा जिसको देख करके बताया जा सके, या किसी अन्य तरीके से भी क्या करता है, ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग, ये करता है या करने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश? हेट्रेड और हेट्रेड फैलाने की कोशिश, कंटेम्प्ट की कोशिश। ठीक है, या फिर इस तरीके का अटेम्प्ट को एक्साइट करता है, उत्प्रेरित करता है, भड़काता है। ठीक है, तो इस तरीके में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मतलब जो भी गवर्नमेंट ने लॉ एस्टेब्लिश किए हैं उसके मुताबिक, उसके हिसाब से अगर कोई चीज नहीं हो रहा है, उसमें अगर ये लोग दखल दे रहे हैं, क्या कहते हैं, देश विरोधी गतिविधि को कर रहे हैं, तो क्या होगा? दे विल बी पनिश टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। देखिए आपको इसका जो लाइन बाय लाइन है ना, याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद करिएगा तो ये आपको वकील का एग्जाम नहीं देना है, आपको ये क्या कहते हैं, लॉ एग्जाम नहीं पास करना है। ठीक है, आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप इसके जिस्ट को समझिए, इसके सारांश को समझिए। अगर आप इसको याद कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं याद कर पाते हैं थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए देखिए इसमें दो तीन चीजें आपको समझने की है। पहला कि ये आर्ग्यूमेंट जो अगेंस्ट है इसके सेक्शन 124A के क्या है उसको समझना जरूरी होता है। देखिए सेक्शन 124A क्यों बोला जा रहा है कि इसको हटा दिया जाए। देखिए सबसे पहली बात है कि ये एक्ट जो है ये मिसयूज किया जा रहा है आज के टाइम पे। ठीक है, क्रिटिसिज्म अगर कोई करता है गवर्नमेंट का तो उसको दबाने का प्रयास किया जाता है, ये 124A के तहत उस पर केस चला करके। ठीक है, इसमें कहते हैं कि दिस गॉज द प्रेस। अभी हाल में ही क्या हुआ है, कुछ एडिटर्स को, मीडिया पर्सनल को इस केस के तहत अंदर ले लिया गया है। ठीक है, इस केस के तहत उसको क्या कहते हैं, आरोपित किया गया है। तो अगर आप प्रेस के ऊपर, ये प्रेस क्या है, मीडिया क्या है, ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आप उसी पे अगर आप ग्रहण लगाने लग जाएंगे तो गड़बड़ है ना। तो अगर आप इस तरीके के एक्ट का उपयोग किसी को दबाने के लिए कर रहे हैं तो वो सरासर गलत माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है। अब मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि आर्टिकल 19 क्या होता है, ये आपका काम है कमेंट बॉक्स में आर्टिकल 19 क्या है ये जाकर के लिखिए। फंडामेंटल लॉ रट्टा मार लीजिए पूरा। ठीक है, 12 से 35 तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद में आर्टिकल 19 को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सप्रेसिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा है किसके तहत, किसके थ्रू? सेक्शन 124A के थ्रू। आगे और क्या है? ट्राइंग टू किल डिसेंट। अब देखिए
किसी का किसी चीज में इच्छा है, कोई हामी भर रहा है, नहीं भर रहा है, उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मतलब अब यह प्रेशर दिया जा रहा है कि आपको आपकी इच्छा हाँ में ही बतानी है, ठीक है। तो इस तरीके का चीज अगर हो रहा है तो गड़बड़ है, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट जो है वीडियो पॉज करके आप सेम टू सेम नोट बना लीजिएगा, अपने हैंड राइटिंग में लिखा रहेगा, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, पढ़ने में आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हमें नोट करना है। देखिए इसको मेंस में आप बहुत अच्छे से आसानी से यूज कर सकते हैं। पहला ये है केदारनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, एक ये केस है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस केस में क्या हुआ कि जो भी ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी गई केदारनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में, ठीक है। और इसको अपहेल्ड करके रखा गया और कहा गया कि जब तक कोई मैसेज या वर्ड, ठीक है, इंडिविजुअल के द्वारा कोई मैसेज या वर्ड है वो वायलेंस नहीं कॉज करता है, तब तक उसके अगेंस्ट इस तरीके का लॉ जो है वो नहीं लगाए जा सकते। बात समझ में आ गई बात, ठीक है। ये है केदारनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। दूसरी चीज क्या कही गई कि इन 2019 ओनली 3% ऑफ कन्विक्शन रेट इन दिस सेक्शन, मतलब एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, कि ओनली 3%, जिसको भी इसके अंदर रखा गया 124A के अंदर, उसमें से सिर्फ 3% लोग ही कन्विक्टेड हुए, बाकी तो ऐसे ही परेशान करने के लिए रखा गया, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट से क्या कहते हैं कि 124A जो है ये इसमें क्लैरिटी लाने की नीड है, आप इसमें क्लैरिटी लेके आइए, ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। अच्छा, एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है बलवंत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो स्लोगन हम लोग देते हैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो सेडिशन नहीं होता है। मतलब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई स्लोगन भी दे सकते हैं। जैसे अंग्रेजों के टाइम पे हम लोगों ने 1942 में क्या कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना, गो बैक। तो अब ये जो स्लोगन है सरकार के अगेंस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके का जो स्लोगन होगा, अब जैसे किसी कोई भी गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट कोई मतलब स्लोगन लगा रहा है, कोई नारा लगा रहा है, तो उसको सेडिशन नहीं माना जाएगा। टू स्टॉप दैट सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली सेड, मतलब क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर इस तरीके का सेडिशन केस आप लगा दीजिएगा, कोई स्लोगन कर रहा है, बोल रहा है उसके अगेंस्ट, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, गवर्नमेंट वुड नॉट अरेस्ट एनीवन अंडर सेक्शन 2024A until we reform it and anyone arrested under it can apply for bail। इतने चीज किसने कह दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप उसको अभी अंदर ले भी नहीं ले सकते जब तक कि आप उसको रिफॉर्म नहीं करेंगे, और जो जिसको आप ले रहे हैं वो भी बेल के हकदार होंगे, उसको आप बेल उसको देना पड़ेगा। समझ में आएगा बात? अगला जो है पॉइंट वो क्या है, आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ 124 है। आप अभी अगेंस्ट पढ़ लिए तो उसके तो पक्ष में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पक्ष में क्या है कि रिक्वायर्ड फॉर नेशनल सिक्योरिटी। अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या कहते हैं, देश की गतिविधि को हैम्पर करते हैं, ठीक है, देश विरोधी गतिविधियां भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, जरूरी क्या है, 124A। इसके अलावा में टू कर माइस्ट इंसर्जेंसी, माइस्ट एरिया में जहाँ पे नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है वहां पे भी ये सेक्शन का यूज होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तीसरा कहते हैं कि स्मूथ रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट को स्मूथ रन करने के लिए ये जरूरी है 124 है, क्योंकि अगर सेक्शन 124A बिल्कुल हटा दिया जाएगा तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट सब शुरू हो जाएंगे, कोई कुछ मतलब डर ही नहीं होगा किसी को, ये भी कहा जाएगा, थोड़ा सा डर भी होना जरूरी है। आगे आर्टिकल 19, अंडर आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट अनलिमिटेड। देखिए इसमें क्या गया कि अब तो मैंने आधा आपको बता ही दे जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट अनलिमिटेड। ये कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है लेकिन वो अनलिमिटेड नहीं है। गवर्नमेंट हैज राइट टू कर्ब इट इन केस ऑफ यूनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। मतलब कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसको बरकरार रखने के लिए, जिसको बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट जो है आपकी ये राइट को छीन सकती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को छीन सकती है। अगर आप उल्टा सीधा बोलेंगे, देश में दंगे भड़काएंगे, तो आपकी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को तो नहीं माना जाएगा ना। तो इस केस में भी 124 सेक्शन ए जो है वो रहना चाहिए, और ऐसे लोग जो देश की गतिविधि को हैम्पर करते हैं, देश विरोधी नारे लगाते हैं, देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, उन पे तो ये एक्शन लिया जाना चाहिए, ऐसा कहना है
जो इसके पक्ष में है इन लोगों का। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए ये टॉपिक ओवरऑल खत्म हो चुका है, अब इसमें बस आपको कंक्लूजन लिखना है कि क्या कंक्लूजन हो सकता है। देखिए कंक्लूजन आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बस एक मतलब या क्या कह लीजिए एक ढांचा दिया हुआ है, इस तरीके से आप फाइनल एग्जाम में कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे सेंटेंस में भी लिखना अच्छा रहता है। देखिए अब ये क्या कहते हैं कि वी हैव इवॉल्व एज ए डेमोक्रेसी। देखिए कंक्लूजन लिखा है कि हम डेमोक्रेसी के रूप में इवॉल्व हो रहे हैं, ये हमारा colonial section है, it was a colonial section, we need to relook into the section, the और क्या लिख सकते हैं कि there should be clear definition and not mere criticism are considered as citizen। उसके अलावा क्या बोल दिया कि any threat to national integrity, unity, security should be dealt strictly। सिंपल सी बात लिख दी कि ये मतलब इवॉल्व डेमोक्रेसी के रूप में इवॉल्व हुआ है, कॉलोनियल सेक्शन है, इसको फिर से रिलुक किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, और डेफिनेशन जो है इसका क्लियर होना चाहिए, सिर्फ क्रिटिसिज्म ही नहीं होना चाहिए सेडिशन का। और देश में अगर कोई देश की इंटीग्रिटी, यूनिटी और सिक्योरिटी को हार्म करता है तो उसके लिए इसकी पुरजोर व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ज़्यादा हेवी कुछ नहीं मटेरियल दिया है, बिल्कुल छोटू सा लेक्चर है। देखिए फटाक से नोट्स बनाइए, खत्म कीजिए, और एक और काम कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बस इतना ही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए भाई एक चीज़ आप याद रखिएगा, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो बस थोड़ा सा अपना मन में जोश बनाए रखिए। ठीक है, तो बस इतना मैं कह दूं कि इस तरह वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस तरह वाकिफ है मेरी कलम मेरी जज्बातों से, मैं इश्क भी लिखना चाहता हूं तो यूपीएससी लिख जाता है। ठीक है, इस तरीके का जज्बा होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।